हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? आज की वीडियो में हमारा जो क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर को हम लोग पैक करेंगे। पूरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो में हम थोड़े से थ्योरी टॉपिक बचे उस चैप्टर के वो देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल्स भी हैं इस चैप्टर में, वो भी करके हमारे इस चैप्टर को पैक करेंगे। आई होप सो आपने इसकी प्रीवियस वीडियो, इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो अच्छे से देख ली है और सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं। ठीक है, तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने इस चैप्टर को पैक करते हैं। आप लोग नोटबुक और पेन निकाल लो और साथ साथ इस चैप्टर की नोट बनाना शुरू कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और खत्म करते हैं अपने चैप्टर को। हाँ बच्चों, जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सर इसका क्या मतलब है? एक और लॉ पढ़ना है हमने। बेटा ये वाला लॉ जो हमने लास्ट लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उससे बहुत ज्यादा इजी है और मैं कह सकता हूं कि ये वाला लॉ उसी लॉ का एक पार्ट है। कैसे सर? देखो ये लॉ क्या कहता है। कहता है इट स्टेट्स दैट, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स दैट when more and more units of variable factor are employed with the fixed factor। कह रहा है कि जब आप फिक्स फैक्टर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर की यूनिट अप्लाई करते जाओगे तो क्या होगा सर? देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल। यानी ये लॉ कहता है कि जब आप फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करते जाओगे तो आपका जो एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो फॉल होना चाहिए। सर आओ इसको टेबल के थ्रू प्रूव करें। हमारे पास एक फिक्स फैक्टर था जो कि हमारा लैंड था, उसके ऊपर हमने वेरिएबल फैक्टर अप्लाई किए। ध्यान से सुनना बेटा, हुआ क्या? यानी हमारे पास एक फिक्स फैक्टर जो कि एक लैंड था, पीस ऑफ लैंड था, इसके ऊपर मैंने जब वेरिएबल फैक्टर अप्लाई किए, एक लेबर अप्लाई किया, 2 3 4 5, मैंने लेबर अप्लाई किए। यानी एक लेबर जब अप्लाई किया उसने टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दिया मेरे को 12 यूनिट्स का। अच्छा, हमें पता है बचपन से ही कि सर हमारा जो फर्स्ट लेवल के ऊपर टीपी और एमपी सेम रहता है। यानी देखो इससे पहले मैं 0 यूनिट अप्लाई कर रहा था ना, तो 0 से जब 1 इंक्रीज हुआ तो ये देखो 0 का प्रोडक्शन भी 0 हो रहा होगा, तो 1 इंक्रीज होने से प्रोडक्शन 12 हो गया, तो 1 का जो एमपी है यानी एडिशनल प्रोडक्ट है वो भी 12 आ गया। सिमिलरली जब मैंने सेकंड यूनिट लगाई वेरिएबल फैक्टर की, सेकंड लेबर एम्प्लॉय किया, मेरा प्रोडक्शन 22 पे पहुंच गया। यानी सर देखो 10 हो गया, यहां से इंक्रीज 10 हो गया, यानी सेकंड वाले ने इंडिविजुअली मुझे 10 बना के दिया होगा। ऐसे ही जब मैंने थर्ड लेबर लगाई, मेरा प्रोडक्शन 30 हो गया, यानी कि इस थर्ड वाले ने इंडिविजुअली 8 बनाया होगा, इंक्रीज 8 का हो गया। ऐसे ही फोर्थ लगाने पे 6 इंक्रीज हो गया, फिफ्थ लगाने पे मेरा 4 इंक्रीज हो गया, 36 से 40 हो गया। यानी देखो हमें ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर अप्लाई कर रहे हैं इस लैंड के ऊपर, हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है, देखो दिख रहा है हमें यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट बढ़ता हुआ गया। बट साथ ही साथ हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी तो हमारा फॉल होता जा रहा है, और यही ये लॉ कहता है कि एमपी मस्ट फॉल, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, जो जो वेरिएबल फैक्टर अप्लाई होगा उससे मिलने वाला मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होना चाहिए। अच्छा सर, तो हमारा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था वो हमें क्या कहता था? सर वो तो हमें ये कहता था कि जैसे जैसे हम एक पीस ऑफ लैंड यानी फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे तो हमारा टीपी पहले इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रिटर्न से, और एमपी भी इंक्रीज होगा। फर्स्ट फेज था ना उसमें जिसके अंदर टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता था और एमपी भी इंक्रीज होता था। फेज 2 क्या था? सर फेज 2 के अंदर हमारा टीपी इंक्रीज होता था इंक्रीजिंग रिटर्न से और एमपी फॉल होता था। यानी फेज 2 के अंदर एमपी फॉल होता था और टीपी इंक्रीज होता था बट डिक्रीजिंग रेट से। और जब फेज 3 की बात करें तो सर फेज 3 में तो टीपी जो था वो फॉल हो जाता था और एमपी जो था वो नेगेटिव हो जाता था। ये हमने 3 फेजेस पढ़े थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। उसमें से याद करो बेटा सेकंड वाला फेज जहां पर एमपी फॉल होता है और टीपी इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रिटर्न से। ये देखो बेटा यहां पर टीपी इंक्रीज हो रहा है बट ये डिक्रीजिंग रिटर्न से। यहां पर इंक्रीज हुआ देखो 10, फिर इंक्रीज हुआ 8, फिर इंक्रीज हुआ 6 एंड देन 4, यानी टीपी बढ़ तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और एमपी हमारा फॉल होता जा रहा है। यानी हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ही सेकंड फेज की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ही सेकंड फेज है। तो बेटा मैं आपको कह सकता हूं कि जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था, इस लॉ का ये एक एक्सटेंशन है, यानी वो बड़ा लॉ है, एक ज्यादा वाइडर सेंस कवर कर देता है। उसके अंदर ये वाला फेज और ये वाला फेज भी कवर होता है, और यहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ सेकंड फेज की बात की जाती है। ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाएंगे हमारा जो एमपी है वो फॉल होता जाएगा। ये आपके सामने एक टेबल एग्जांपल गिवन है। सर इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। बेटा बिल्कुल देखो, यानी यहां पर मैं एक्स एक्सिस पे ले लेता हूं वेरिएबल फैक्टर, जो आपने 1 2 3 4 5 लेबर अप्लाई की थी ना, तो आपने 4 5 लेबर अप्लाई की, वो यहां ले लिया हमने एक्स एक्सिस पे, यानी ये हमारी यूनिट ऑफ लेबर है, यानी यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है। वाई एक्सेस के ऊपर मैं एमपी ले लेता हूं। मेरा जो एमपी है कैसे इंक्रीज हुआ देखो, 4 से 12 तक है तो मैं यहाँ पर 3 3 का गैप ले लूं, 3 6 9 12, यहां तक ही हो जाएगा 12 तक। फर्स्ट पे कितना प्रोडक्शन था देखो, जब एक यूनिट थी प्रोडक्शन था 12। ओके, यहां दिख रहा है आपको सेकंड यूनिट पे प्रोडक्शन कितना हो गया सर 10। सेकंड यूनिट पे हमारा एमपी हो गया था 10, 9 से थोड़ा सा ऊपर ये यहां आ गया।
ठीक है। उसके बाद थर्ड यूनिट पे हमारा प्रोडक्शन हो गया 8। जब मैं थर्ड पे गया, हमारा जो प्रोडक्शन था 6 से थोड़ा सा ऊपर, ये यहां पर आ गया थर्ड पे हमारा प्रोडक्शन। फोर्थ पे आप देख सकते हो प्रोडक्शन 6 आ गया है, यानी फोर्थ पे हमारा प्रोडक्शन जो है वो 6 यूनिट हो गया है, और 5 पे हमारा प्रोडक्शन 4 हो गया है, यानी यहां पर 3 से थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अगर मैं इस ग्राफ को लाइन को पूरा करूं तो ये इस तरीके से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा है, यानी हमारा जो एमपी है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना, जो यही तो दिखा रहा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी हमारा जो एमपी है वो फॉल होता जा रहा है एज वी आर इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया, हमारा एमपी फॉल हो गया। हाँ बच्चों, तो एक छोटा सा लॉ था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इस लॉ को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ये एक छोटा सा लॉ था, एग्जाम में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, ज्यादा खास है नहीं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, वो ज्यादा अच्छे से करके जाना है और पूरा करके जाना, उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। उसमें से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं उसका, कि हमारा प्रोड्यूसर कहां पर प्रोड्यूस करना चाहेगा, उसके अलावा रीजंस ऑफ तीनों जो हमारे रिटर्न्स थे, तीनों फेजेस थे, उनके रीजंस, तो उसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आई होप सो आपको दोनों लॉ समझ आ गए। सर अब इस चैप्टर में क्या रह गया है? देखो, छोटा सा एक थ्योरी टॉपिक रह गया जो कि हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी एंड रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। उसके अलावा इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करने, बेसिकली टेबल वाले क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोगों ने टीपी, एपी और एमपी फाइंड आउट करना होता है। तो आज हम अपने चैप्टर को पूरे तरीके से पैक कर देंगे। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ बच्चों, अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी की, तो ध्यान से देखो रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी हम ऑलरेडी ऑल्दो कर चुके हैं एक बार। सर कब किया हमने ये? जब बेटा हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था, तब हमने टीपी और एमपी का कर्व बनाया था। तो उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टीपी और एमपी में क्या रिलेशनशिप होता है, वही चीज हम दोबारा से प्रूव कर रहे हैं। आपके सामने वही वाला टेबल है कि फिक्स फैक्टर के ऊपर हम लोगों ने वेरिएबल फैक्टर अपना लेबर अप्लाई किया। टीपी हमारा पहले इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज हुआ हमारा टीपी डिक्रीजिंग रेट से, और फिर फाइनली फॉल हो गया। यानी ये हमने रिलेशनशिप के 3 फेजेस देखे थे। इसी के बेस पे हमारा यहाँ पर रिलेशनशिप प्रूफ होगा इस ग्राफ के थ्रू। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ पर टीपी कर्व और एमपी कर्व इस बार एक ही ग्राफ पे बनाया। लास्ट क्लास में जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझा था, तो हमने इसको अलग अलग ग्राफ पे बनाया था। बात एक ही है, आप यहाँ पर रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए एक ग्राफ पे भी बना सकते हो। देखो कैसे किया हमने। सबसे पहले हम लोगों ने टीपी का ग्राफ बनाया और फिर हमने एमपी का बनाया। अब हम अगर रिलेशनशिप के पॉइंट लिखें, देखो यहां से भी क्लियर हो रही है और यहां से देख के भी क्लियर हो रही है। पहला पॉइंट क्या है रिलेशनशिप का? कह रहा है कि एज लॉन्ग एज टीपी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट, जब तक हमारा टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ये देखो यहाँ पर टीपी हमारा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तब तक एमपी भी इंक्रीज होगा। देखो कह रहा है जब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा तब तक एमपी भी इंक्रीज हुआ, 0 से 10 20 हुआ। सेकंड, जब हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, ये देखो ये वाले पॉइंट पे, जब हमारा टीपी इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, तो हमारा एमपी फॉल होता है। यानी सेकंड पॉइंट, व्हेन अ टीपी इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट आर एमपी फॉल्स, यानी जब हमारा टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा, हमारा एमपी कम हो गया। और व्हेन आर टीपी बिकम्स मैक्सिमम, इस वाले पॉइंट पे हमारा टीपी मैक्सिमम हुआ तो हमारा एमपी बिकम 0। यहाँ पर एमपी जो था हमारा वो 0 हो गया था। आई होप आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। देखो टीपी मैक्सिमम हुआ और एमपी 0 हो गया। और फाइनली व्हेन द टीपी फॉल्स एमपी बिकम्स नेगेटिव, जब हमारा टीपी फॉल होना शुरू हुआ हमारा एमपी नेगेटिव हो गया। चारों के चारों पॉइंट आपको आपकी स्क्रीन पे भी लिखे वो दिख रहे हैं, पेपर में प्रेजेंट करके आना। 3 से 4 नंबर बिल्कुल फ्री के है, बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं मार्क्स। हमारा एक और टॉपिक थ्योरी का रह गया इस चैप्टर का, वो है रिलेशनशिप बिटवीन एपी और एमपी। उसके बाद इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी। 2-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आज ही करके वो भी खत्म करेंगे। हाँ बच्चों, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का थ्योरी टॉपिक, वो है रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। ध्यान से देखो, हम लोगों ने एपी और एमपी का कर्व बनाया। जो हमारा कर्व बना, जो हमारी टेबल पहले बनी हुई थी, उसी में हमने एपी को ऐड किया। एपी का फॉर्मूला क्या होता था सर? एपी होता था हमारा जो टीपी होता था डिवाइड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जिसको हम यू और एन से दिखा देते थे। यानी मैंने टीपी को डिवाइड किया इससे, 10 डिवाइड बाय 1 10, 0 0 यहाँ पर कुछ नहीं आया। फिर यहाँ पर 30 डिवाइड बाय 2, 45 डिवाइड बाय 3, 52 डिवाइड बाय 4, 50 डिवाइड बाय 5, 48 डिवाइड बाय 6। तो इस तरीके से मेरा एपी निकल आया, यानी डिवाइड करके। एपी का मतलब था पर यूनिट प्रोडक्शन, यानी जो मेरा वेरिएबल फैक्टर है, जो एक सिंगल वेरिएबल फैक्टर है, वो कितना कितना प्रोडक्शन करता है, ये मतलब था एवरेज प्रोडक्ट का। ठीक है सर, हमें उसके बाद एमपी हमने पहले ही निकाल रखा था। तो एपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए हमने दोनों को ग्राफ पे प्रूव किया। अगर मैं रिलेशनशिप की बातें करूं, देखो रिलेशनशिप का मतलब आपको दोनों के बिहेवियर पे कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं। अब बिहेवियर ध्यान से देखो, कह रहा है जब तक एमपी जो है एपी से ज्यादा है, देखो ये ऊपर कर्व है, यहाँ पर इससे एमपी का एपी से ऊपर है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो एमपी है वो एपी से ज्यादा है। हम यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर इस लेवल तक की बात कर रहा है वो, जब तक ज्यादा है, यानी जब तक हमारा जो एमपी है वो एपी से ज्यादा है, हमारा जो एपी है वो इंक्रीज होता है तब तक। ये देखो जब तक ज्यादा है, कह रहा है कि जब एपी और एमपी इक्वल हुए, यहाँ पर एपी और एमपी इस पॉइंट पे इक्वल है, हम यहाँ भी देख सकते हैं, इसकी बात कर रहा है। कह रहा है व्हेन द एपी एंड एमपी इज इक्वल, एपी इज मैक्सिमम,
देखो जब ये दोनों इक्वल है तो एपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, देखो इसके बाद कम होता जा रहा है एपी, ठीक है। तो यानी ये सेकंड पॉइंट हमारा। फर्स्ट पॉइंट था कि जब तक हमारा एमपी एपी से ज्यादा रहेगा एमपी इंक्रीज होता रहेगा। सेकंड पॉइंट में व्हेन एपी इज इक्वल टू एमपी एपी बिकम्स मैक्सिमम। थर्ड पॉइंट में व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, जब हमारा एमपी जो है वो एपी से कम होगा तो देखो क्या होगा कि हमारा जो एपी है वो भी फॉल होता जाएगा। 13, 10.4, ये देखो जब ये इससे कम है ये भी फॉल होता जा रहा है। इसके बाद एमपी बिकम्स नेगेटिव, यहां पर आके हमारा एमपी नेगेटिव हो जाएगा, बट ये नेगेटिव नहीं होगा। तो आपको यही 3-4 पॉइंट शो करके आने हैं, उसके बाद दोनों ही गिरते रहेंगे। ये हमारा 0 से कब नेगेटिव भी चला जाएगा, एपी हमारा नेगेटिव नहीं होगा। यही 4 पॉइंट है जो आपको लिख के आने, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं। पेपर में एपी एमपी के रिलेशनशिप आने के चांसेस कम रहते हैं, बट बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर एक बार कर जाओगे, बिहेवियर समझ जाओगे, तो नंबर लेने के चांसेस पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। बच्चों अब रह गए इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, यानी कुछ टेबल वाले क्वेश्चंस करने हमने। आओ फटाफट करके उनको भी खत्म करते हो, हमारे चैप्टर को पैक करते हैं। हाँ बच्चों, तो ये आपके सामने टेबल है जिसके अंदर आप लोगों ने एपी और एमपी फाइंड करना है। देखो इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट फ्री के मार्क्स है पेपर में। कैसे हमने इनको करना है, देखो सर एपी का फॉर्मूला क्या होता है। सर एपी का फॉर्मूला होता है जो हमारा टीपी होता है डिवाइड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। देखो यानी फर्स्ट लेवल पे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि 0 हमारे पास टीपी था और 0 ही वेरिएबल फैक्टर में अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पर सेकंड वाले पे टीपी डिवाइड बाय वेरिएबल फैक्टर, यानी 8 डिवाइड बाय 1 8 आ गया। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 10 आएगा, यहाँ पर 28 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारा 9.33 आएगा, यहाँ 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। ये हमने एपी निकाल दिया। अगर मैं एमपी फाइंड करूं, एमपी क्या होता है सर, एडिशन इन टीपी बाय एम्प्लॉइंग 1 मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जब मैंने एक एक एक्स्ट्रा यूनिट अप्लाई करी, देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं, और जब फर्स्ट यूनिट मैं बना रहा था, यानी फर्स्ट यूनिट लगा के मैंने 8 बनाया, तो यही हमारा 1 हो गया। देखो यही हमारा एमपी निकला है। कैसे, जब मैंने 0 से 1 एक एडिशन यूनिट लगाया तो प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हो गया, 8 का, यहाँ 8 आ गया। 1 से सेकंड लगाया, टोटल 20 हो गया। इंक्रीज कितना हो गया सर, 12। ऐसे ही यहाँ पर 8 इंक्रीज हो गया, देन फिर 0 इंक्रीज मिला है मेरे को, और फिर फाइनली -3 इंक्रीज हो गया है। यानी देखो मैंने अपनी टेबल पूरी करी। ऐसे ही पेपर में टेबल बनाने को आएगी, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। बट उससे पहले ध्यान से सुनो, अगर आपसे पूछा जाए कि इस टेबल के थ्रू अपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 फेजेस बताओ, तो कैसे बता पाओगे। देखो हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का फर्स्ट फेज क्या था कि सर पहले हमारा जो टीपी होता है इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रिटर्न। देखो यहां पता लग रहा है कि इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रिटर्न यहां पर आ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से यहां तक इंक्रीज हुआ। फिर हमारा जो टीपी होता है वो बढ़ता है डिक्रीजिंग रिटर्न से। देखो यहां पर बढ़ा है वो 20 के बाद 8 हुआ है, फिर यहां पर 0 हुआ है। ये जो है ये हमारा सेकंड फेज है, ये फर्स्ट फेज है। थर्ड फेज व्हेन आर टीपी फॉल्स एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव, तो ये थर्ड फेज था। ऐसे ही आपको पूछा जा सकता है टेबल बना के कि बताओ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 फेजेस क्या होंगे, तो आपके सामने आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम इस चैप्टर को पैक करते हैं। हाँ बच्चों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हम लोगों ने टीपी और एपी को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट लेवल पे हमें एमपी गिवन है, उसके बाद हमें एमपी का कॉलम यहाँ पर पूरा गिवन है। देखो हमें इतना पता होता है कि जब हम 0 लेवल अप्लाई करेंगे वेरिएबल फैक्टर का, यानी 0 यूनिट अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन 0 होगा। तो एमपी, टीपी और एपी हमारा तीनों 0 ही रहेंगे, 0 लेवल ऑफ वेरिएबल फैक्टर पे। देखो जब मैंने 0 से 1 अप्लाई किया तो प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हो गया सर, 24 इंक्रीज हो गया। तो डेफिनेटली यही मेरा टोटल बना होगा, 1 से बनने वाला टोटल भी यही हो गया। अच्छा, जब मैंने सेकंड यूनिट अप्लाई करा तो जो एमपी था यानी मार्जिनल एडिशनल प्रोडक्ट मेरे को कितना मिल गया सर, एडिशनल प्रोडक्ट मेरे को 20 मिल गया। तो सर टोटल कितना बना होगा, अगर आप 1 से 24 बना रहे थे, 2 से 20 बना रहे हो, तो डेफिनेटली 2 से मिला के 44 बनाओगे। सिमिलरली 3 से आप कितना बनाओगे सर, 3 से मिला के आप 60 बनाओगे। देन 72 के बाद 8, यहां पर आप 80 बनाओगे। 80 के बाद यहां पर देखो 0 इंक्रीज हुआ है, तो डेफिनेटली इधर 80 रहेगा और यहां पर 72 हो जाएगा। मैंने क्या किया सर, बेसिकली इसको ऐड करता रहा। टीपी का एक फॉर्मूला और भी तो होता था, समेशन ऑफ एमपी, तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगा के मैंने अपना यहां पर टीपी फाइंड आउट कर दिया है। इसके बाद एपी क्या होता है सर, एपी का फॉर्मूला तो अभी हमने लिखा था, टीपी डिवाइड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो 24 डिवाइड बाय 1 24, 44 डिवाइड बाय 2 22, 60 डिवाइड बाय 3 हमारा 20, 70 डिवाइड बाय 4 18, 80 डिवाइड बाय 5 16, 80 डिवाइड बाय 6 ये कितना हो गया हमारा 13.33, और ये हो गया 10.28। 72 डिवाइड बाय 7 इज 10.28। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया है हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है। आओ 1-2 और देखते हैं, फिर चैप्टर को पैक करते हैं। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है उसके बाद आपका जिसमें ना आपको मिसिंग फिगर्स गिवन होती है, ये फाइंड आउट करनी होती है। आपको अगर तीनों फॉर्मुलाज अपने याद है, एपी का, टीपी का और यहाँ पर एक टीपी का एक और फॉर्मुला है, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे करना है हमने, सबसे पहले आपको यहाँ पर गिवन है एपी, फर्स्ट कॉलम में यानी फर्स्ट यूनिट पे आपको एपी गिवन है 5। अब एपी के अलावा हमें और कुछ नहीं गिवन, बट हमें ये पता है, देखो एक ट्रिक भी है इसकी कि हमारा फर्स्ट लेवल के ऊपर एपी, एमपी और टीपी तीनों सेम रहते हैं। तो सर मैं इसको भी 5, एमपी को भी 5 और अपना
टीपी को भी 5 पुट कर सकता हूं। अदरवाइज लॉजिक भी लगाना चाहूं तो देखो बेटा टीपी का फॉर्मूला है एपी मल्टीप्लाई यू, यहीं से बनता है, यू यहाँ डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई भी करता तब भी यही आता। अच्छा सेकंड लेवल पे कैसे जाऊंगा सर मैं? सेकंड लेवल देखो मुझे ना एमपी गिवन है 8, यानी वो कह रहा है कि सेकंड पर्सन जब अप्लाई किया तो उसने एडिशनल 8 बनाया। फर्स्ट वाला कितना बना रहा था 5, तो दोनों ने मिलकर कितना बनाया होगा सर टोटल? सर 13 बनाया होगा, बट ऑब्वियस सी बात है थर्ड वाले ने 4 बनाया एडिशनल, पहले 13 बन रहा था तो तीनों ने मिला के फिर 17 बना दिया होगा। और कह रहा है फोर्थ वाले ने टोटल जो है 25 बनाया, यानी 4 लेबर ने टोटल 25 बनाया, थर्ड लेबर ने यानी 3 लेबर ने टोटल 17 बनाया था। तो 17 के बाद अगर 25 बन गया तो इंक्रीज कितना हो गया सर? 8, तो आपका एमपी आ गया 8 यहाँ पे। अच्छा अब हमारे पास ये देखो टीपी आ चुका है, ये वाले लेवल का टीपी आ चुका है, यहाँ पर 5 था, यानी फिफ्थ वाले ने 5 बनाया तो ऑब्वियसली यहाँ 30 आएगा। यहाँ देखो 6th रखने से एडिशनल कुछ नहीं बना सर, ये भी 30 रहा होगा। मतलब जब सर हमने 7th लेबर रखी तो हमारा जो एमपी है वो नेगेटिव हो गया, यानी हमारा प्रोडक्शन पहले से फॉल हो गया। तो जो 6 लेबर 30 बना पा रहे थे, 7 से नेगेटिव होने का मतलब है यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन जो है 26 हो गया है। तो यहाँ पर अगर मैं एपी फाइंड करना चाहूं तो वो तो इसको डिवाइड करके निकलता है। यहाँ आ गया 6.5 यानी टीपी डिवाइड बाई यू। यहाँ पर सेकंड लेवल थर्ड लेवल पे हमारा आ जाएगा 5.67 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6.25। यहाँ आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा हमारा 6, 30 डिवाइड बाई 6 यहाँ हो जाएगा 5 और लास्ट में हमारा आ जाएगा 3.71। तो इस तरीके से हमने अपनी ये वाली टेबल भी पूरी कर ली है। आई होप सो आपको ये टेबल भी समझ आई है। हमने इसी के साथ साथ अपना पूरा चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन खत्म कर लिया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और आसान सा चैप्टर है, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ पहला चैप्टर है। आई होप सो आपको समझ आया अच्छे से। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी एक वर्कशीट भी अटैच करके दे रहा हूँ इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। उसके अलावा आपको नोट्स भी अटैच डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन का यूज करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।